Hi everyone, welcome back to Dr. Nishta's YouTube channel, and today we'll be doing chapter number 3 of Polity, Indian Constitution at Work, that is Election and Representation. तो अगर हम अब बात करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए, उसको अपहोल्ड करने के लिए इन अटमोस्ट रिगार्ड इलेक्शंस आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. तो अगर एक लाइन की बात करते हैं तो इलेक्शंस हैव बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो होती है जहाँ सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें डे टू डे डिसीजन मेकिंग में. उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रीस, एंशियंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस हो गया. और हमारे अगर लोकल गवर्नेंस की बात की जाए तो ग्राम सभा जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है. पर जहाँ पे अगर बात की जाए लैक्स एंड करोर्स ऑफ पीपल, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में इतने सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इसीलिए रूल बाय द पीपल को ये भी कहा जाता है रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ये गवर्न करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं हमारी कंट्री को थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो द मेथड फॉलो टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इज नोन एज इलेक्शन. अगर बात की जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री की होती है, वो कुछ बेसिक रूल्स देती है. जो बेसिक रूल्स होती हैं, व्हाट डू दे टॉक अबाउट? दे टॉक अबाउट कौन वोट कर सकता है, उनकी एलिजिबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव्स की एलिजिबिलिटी, हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, उन इस इलेक्शन पूरे प्रोसीजर को सुपरवाइज कौन करेगा, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, कैसे चूज करेंगे वोटर्स रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, उस काउंट कैसे होंगे वोट्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कैसे होंगे. दिस इज हाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड ये इलेक्शंस ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इलेक्शंस हैं हमारे वो फ्री और फेयर हों. इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर हों, और जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्शंस में वो भी उनको राइटफुल रिप्रेजेंटेशन मिले. तो नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो कंडक्ट कराती है इलेक्शंस को. अगर बात की जाए कि यहाँ पे एक अथॉरिटी होती है और कुछ रूल्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं. जो सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, दे कम एंड दे वोट. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जिनको हाईएस्ट वोट मिला, उनके वोट्स काउंट होके दे आर इलेक्टेड एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात करी जाए 1984 की, तो कांग्रेस पार्टी ने 415 सीट्स की जीत हासिल की थी 543 सीट्स में. दैट इज़ मोर देन 80% ऑफ द सीट्स. वहीं बीजेपी जो थी, उन्होंने 7.43 परसेंट वोट्स में लेस देन 1% ऑफ सीट्स उनको मिली लोकसभा इलेक्शंस में. लेकिन अगर एक्चुअल वोटिंग देखी जाए तो 48% वोट्स ही मिले थे जो कैंडिडेट्स थे कांग्रेस के. तो अब हम बात करेंगे कि जो कंट्री है हमारी, उसमें क्या मेथड फॉलो होता है. जो हमारी इंटायर कंट्री है, फुल कंट्री जो है, उसको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है. हर कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जिनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलता है वो जीत जाते हैं. So the winning candidate need not secure a majority of votes, and this method is called the first past the post. और इलेक्टोरल रेस में अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट जो बाकियों से आगे है, हु इज़ अहेड ऑफ अदर्स, हु क्रॉसेज द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ द विनर. और इसे हम कहते हैं प्लुरैलिटी सिस्टम, और ये प्रेस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की. तो इज़राइल में वो ये सिस्टम फॉलो होता है कि कैंडिडेट्स के नाम वो पहले से ही अनाउंस कर देते हैं, और अलग अलग डिफरेंट पार्टीज़ बनती हैं. जब वोट्स काउंट हो जाते हैं तो ईच पार्टी इज़ एलोकेटेड देयर शेयर ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट इन प्रपोर्शन टू द शेयर ऑफ वोट्स दे गेट. इसका मतलब ये हुआ कि जितने वोट्स मिले हर पार्टी को, उसके अकॉर्डिंग उनको सीट मिलेगी पार्लियामेंट में. और जो पहले से कैंडिडेट्स, नॉमिनीज जो उन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की थी, अब उसी में से वो कैंडिडेट्स को सीट्स दे देते हैं. और इसको कहते हैं हम पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये इज़राइल और नीदरलैंड्स में फॉलो होती है, जहाँ पे पूरी की पूरी कंट्री जो है एक इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह ट्रीट करते हैं. एक तो ये मेथड है कि जहाँ
पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह हो। कभी कभी होता है कि कुछ कुछ कंट्रीज़ में कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये कहाँ पे है, एग्जांपल है अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल में। हर पार्टी प्रिपेयर करती है एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें से इलेक्ट होने हैं मेंबर्स। वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट। सो अगर बात होती है यहाँ पे इंडिया और नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, पोर्टुगल, इन सब में बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम प्रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट को, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो खड़ा होगा वो उनकी बातें सुनेगा, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पर यहाँ पे हम पार्टीज़ को प्रधानता दे रहे हैं। एंड नाउ इन इंडिया हमने अडॉप्ट किया है पीआर सिस्टम अडॉप्ट किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन एक लिमिटेड स्केल पे फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है हमें थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द पीआर सिस्टम फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा एंड विधान परिषद। तो 4 लोगों के लिए एक थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन है पीआर सिस्टम की। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, विधान परिषद के लिए एंड राज्यसभा के लिए। अगर बात की जाए FTPT, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो फर्स्ट पास द पोस्ट में कंट्री को स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन चुनती है, वोटर्स वोट करते हैं एक कैंडिडेट के लिए, और पार्टी जो होती हैं उनको ज़्यादा सीट्स मिल सकते हैं, वोट से ज़्यादा सीट्स मिल सकते हैं, जैसे वो 1984 वाला लोकसभा का एग्जाम्पल पहले पढ़ा था हमने। अब कैंडिडेट्स जो इलेक्शन जीतते हैं मे नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, जैसे, और इन कंट्रीज़ की एग्जाम्पल क्या होगी, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। अगर बात की जाए हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वहाँ पे हम पार्टीज़ को प्रधानता देते हैं, ना कि एक कैंडिडेट को। एंड मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं, एवरी पार्टी गेट्स अ सीट, हर पार्टी को लेजिस्लेचर में सीट मिलती है इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स द पार्टी गेट्स। कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शंस गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, एंड एग्जाम्पल्स इसके इजराइल है और नीदरलैंड्स हैं। राज्यसभा में कैसा होता है, एक थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर जो हमने पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, तो वो थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये राज्यसभा में फॉलो होता है। हर स्टेट का अपना स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स होता है राज्यसभा में। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द वोटर्स कौन होते हैं इसमें? MLAs वोटर्स होते हैं। नाउ एक फॉर्मूला है जिससे हम मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स अगर इन्होंने सिक्योर किया है तो उनको विनर कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट इज टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1 होल प्लस 1। ये एक फॉर्मूला है। एंड अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इंडिया ने क्यों FPTP फॉलो किया। तो अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसकी सिंप्लिसिटी वाली डिज़ाइन के लिए हमने इसको फॉलो किया। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर जाए तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल बाय द वोटर्स। अब वोटर्स कौन हो सकते हैं इंडिया में? वोटर्स कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो समझ सकता है कि अगर मैंने ये अपने रिप्रेजेंटेशन चुना है तो ये मेरे लिए अच्छा काम करेगा। एंड हम बात करेंगे कि हमारी इंडिया ने FPTP सिस्टम को क्यों चूज़ किया। इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था जो कॉमन वोटर्स भी समझ सकते थे। जिन वोटर्स को कोई नॉलेज नहीं होती पॉलिटिक्स की, इलेक्शंस की, दे कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस एंड चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। FPTP जो होती है वो
वोटर्स को ये मौका देती है कि आप पार्टीज तो अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर ही सकते हो, आप इनडायरेक्टली अपने कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे पीआर सिस्टम है, उसमें क्या होती है कि हम एक पार्टी को चूज़ करते हैं। अब एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसको आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। तो हमारे एफपीटीपी सिस्टम में जो वोटर्स हैं, दे कैन choose their representatives and hold them accountable if something goes wrong, और कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो उसके लिए भी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो अकाउंटेबल होगा। पीआर सिस्टम है वो क्लियर मेजॉरिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जो हमारी एफपीटीपी सिस्टम है, इट गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन सम एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स, जिसकी वजह से ये सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली फैसिलिटेट कर पाता है और एक स्टेबल गवर्नमेंट बना पाता है। ये दिस ऑल्सो इनेबल्स एंड इनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, कि सारे डिफरेंट ग्रुप से सारे लोग आओ, एक लोकेलिटी में वोट्स दो और एक रिप्रेजेंटेटिव चुनो आप। और ये डिस्करेज करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप एक कम्युनिटी से, एक कास्ट से वोट्स नहीं ले सकते। एफपीटीपी सिस्टम जो है, इट रिजल्ट्स इन टू पार्टी सिस्टम। अगर बात की जाए 1980 इंडिपेंडेंस से पहले की, तो इंडिपेंडेंस से पहले एक पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था। 1989 के बाद इंडिया में मल्टी पार्टी कोलिशंस देखने को मिले। एंड राइज ऑफ कोलिशन से क्या फ़ायदा होता है कि जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं वो भी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एंड in spite of FPTP system, fair elections and free elections possible हो। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इस सिस्टम का मतलब था कि अगर आपको एक कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव चुनना है तो उसी कम्युनिटी के लोग ही सिर्फ वोट कर सकते थे। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को लगा, बहुत सारे मेंबर्स को, कि ये तो हमारे डेमोक्रेटिक क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। तो इट वाज डिसाइडेड देयरफॉर एक सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हट गए और बन गया सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस सिस्टम में क्या था कि सारे लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, कोई भी कम्युनिटी का हो, वो आके वोट कर सकते थे। पर जो एलिजिबल कैंडिडेट होता था वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का होना चाहिए था। अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये लोकसभा में रिजर्वेशन देता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में ये सीट्स प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन देता है। और ये 10 साल के लिए होती हैं और अमेंडमेंट होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये 2020 तक देखे गए। हमारे 543 इलेक्टेड सीट्स जो होते हैं लोकसभा में, उसमें 84 सीट रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये एज ऑन ये डेटा है जनवरी 2019 का। एक 1935 के एक्ट के तहत थ्रू आउट द लेजिस्लेचर इन इंडिया सिर्फ 24 MLAs थे आदिवासीज, आउट ऑफ टोटल 1585 जो सीट्स थी, उसमें सिर्फ MLA कितने थे आदिवासी? 24 MLA थे एंड नॉट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंटर। नाउ डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है? Who decides which constituency is to be reserved? किस बेसिस पे डिसीजन लेना है? तो उसके लिए एक डीलिमिटेशन कमेटी बनती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। और ये अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और ये किसके के साथ काम करते हैं मिलकर? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। एक कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स। कितना कोटा देना है वो फिक्स्ड होता है ऑन द प्रपोर्शन ऑफ कितने SC और ST उस जगह पे रह रहे हैं। टोटल दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे हाईएस्ट प्रपोर्शन है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का, ये ST के लिए रिजर्व होते हैं। और शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो डीलिमिटेशन कमीशन दो चीज़ों को देखती है, एक कि वहाँ पे कितने शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट में, ये स्प्रेड कर देते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। The reserved constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken. Of late,
बहुत डिमांड हो रही है कि वुमेन को भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिले, 30% सीट्स वुमेन के लिए भी आए स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो हमारा इंडिया है वहाँ पे हम चाहते हैं कि इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, और जितने भी वोटर्स हैं वो वोटर्स क्या सोचते हैं कि जो हमारे एस्पिरेशंस हैं वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फुलफिल करे, और इलेक्टोरल रिजल्ट्स के थ्रू उनको ये देखने को मिलता है। जो हमारे मुस्लिम्स की प्रोपोर्शन है इंडिया में 14.2% है, बट नंबर ऑफ मुस्लिम एमपीज लोकसभा में लेस देन 6% देखे गए हैं। दैट इज़ लेस देन हाफ ऑफ देयर शेयर इन द पॉपुलेशन। अगर 14% है तो 14% ऑलमोस्ट उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दैट इज़ लेस देन 6%। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब है कि देखो, टिल 1989 एडल्ट का मतलब होता था 21 ईयर्स से ऊपर की एज तक का, पर अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद इस एज को कम करके 18 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि आप अगर 18 ईयर्स से अबव हैं आप वोट कर सकते हैं, और ये इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी एजुकेशन हो उसकी, कोई भी जेंडर हो, अगर आप 18 ईयर्स प्लस हैं यू कैन वोट फॉर योर रिप्रेजेंटेटिव। नाउ व्हाट इज़ द ट्रू राइट टू वोट इज़ ऑल्सो द ट्रू राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। व्हाट इज़ ट्रू फॉर राइट टू वोट? अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे राइट है वोट करने का तो मुझे राइट है कॉन्टेस्ट करने का भी। मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ, अगर मैं वोट कर सकती हूँ तो मेरा अगर मन है खड़े होने का तो मैं खड़ी भी हो सकती हूँ इलेक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, अगर आपको लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में खड़े होना है तो आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें एक ये भी रूल है कि अगर कोई इंसान को जेल की सज़ा हुई, इम्प्रिजनमेंट हुई है 2 साल की, तो वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन से, और बाकी किसी भी चीज़ पे, इनकम पे, एज पे, जेंडर पे, आपके एजुकेशन पे, क्लास पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट कमीशन इलेक्शन की। तो अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस चाहिए तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें आर्टिकल 324 की, तो जो द सुपरिटेंडेंस, द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स for and conduct of all elections to parliament and legislature of every state and of elections to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission। इसका मतलब है जितने भी इलेक्शंस होंगे तो उनको सुपरवाइज कौन करेगा, उसको उनको डायरेक्ट कौन करेगा, उनका कंट्रोल किसका होगा, वो इलेक्शन कमीशन का होगा डायरेक्टली। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, तो वहाँ पे एक CEO होता है, दैट इज़ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर स्टेट में। द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन। लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है इलेक्शन कमीशन का। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करी जाए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनसे इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। टिल 1989 इलेक्शन कमीशन में एक सिंगल मेंबर होते थे। जस्ट बिफोर 1989 जनरल इलेक्शंस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए और ये एक मल्टी मेंबर हो गया, एक मल्टी मेंबर कमीशन बन गया। फिर थोड़े दिन बाद फिर वहाँ सिंगल इलेक्शन कमीशन हो गया। इन 1993 अगेन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को फिर से अपॉइंट किया गया और फिर उसके बाद से वो मल्टी मेंबर कमीशन रहे। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर की जो पावर होती है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर है, ये सबकी पावर बराबर की होती है और इसमें इसलिए पावर को शेयर किया गया है ताकि ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी आ सके। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर presides over election commission but does not have more power than the election commissioners. The CEC and the 2 election commissioners have equal powers. अब दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है द सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ द
इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स का टर्म होता है एंड दे कैन कंटिन्यू वर्किंग टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। और ऐसा भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव भी कर सकती है अगर उनको रिकमेंडेशन मिला मेजोरिटी से। तो इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। अगर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनके फंक्शंस की, पहला फंक्शन है कि ये सुपरवाइज करता है कि जो वोटर्स हों वो अपडेट हो। इसका मतलब ये हुआ कि वोटर्स की लिस्ट अपडेट हो, जो अब वोटर्स ज़िंदा नहीं हैं उनके नाम रिमूव कर दिए जाएं, और एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स हों, नॉन एलिजिबल नॉन एग्जिस्टेंट वोटर्स हैं उनको हटा दिया जाए। नाउ इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस कब होंगे और इलेक्शंस का शेड्यूल क्या होगा, ये सारा चीज़ ये देखते हैं। पूरे इंटायर प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन का पावर है कि वो डिसीजंस ले सकता है फ्री और फेयर पोल के लिए। इसका मतलब है कि ये पोस्टपोन भी कर सकता है, ये कैंसिल भी कर सकता है किसी भी इलेक्शन को, और एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी प्रोवाइड करता है जिसमें कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सके, पार्टीज पार्टिसिपेट करे। ये रीपॉल का ऑर्डर दे सकता है, रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स के लिए ऑर्डर दे सकता है। एंड इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये अलॉट करता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का ये सिंबल होना चाहिए। नाउ द इलेक्शन कमीशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्टाफ, तो इसका मतलब है कि वो दूसरों से हेल्प लेगा, तो वो किससे हेल्प लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हेल्प लेता है और कंडक्ट कराता है इलेक्शंस। जब इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनको असाइन की जाती है इलेक्शन ड्यूटीज़, और जो इलेक्शन कमीशन है ये ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी ऑफिसर का या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिलेटेड टू इलेक्शन, उसका ट्रांसफ़र कर सकती है, उसके ट्रांसफ़र को रोक सकती है। एंड अगर हम बात करते हैं 1951 से 1952 की, तो 17 लोकसभा इलेक्शंस हो गए हैं और बहुत सारे इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम्स आती हैं जब डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं जब इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिलिट्री एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल असम हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और इनको पोस्टपोन भी करना पड़ सकता है इलेक्शंस को। फॉर एग्जांपल इन 1991 जब राजीव गांधी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनका असैसिनेशन हुआ कैंपेन के वक्त, तो इनको पोस्टपोन करना पड़ गया इलेक्शंस को। 2002 की अगर बात करें तो क्रिटिकल सिचुएशन थी जब गुजरात असेंबली डिसॉल्व हुई, तो वहाँ पे वायलेंस होना शुरू हो गया, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस था। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को पोस्टपोन करना पड़ा इलेक्शंस को टू द स्टेट असेंबली कुछ महीनों के लिए। अगर हम बात करते हैं कमीशन की, तो कमीशन ऑर्डर्स इशू कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि आपको इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ करनी है। गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है, गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर सकती। एंड कमीशन कैन कैंसिल एन इलेक्शन अगर उसको लगता है कि ये फेयर नहीं हुआ है। तो अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे फ्लॉज एंड लिमिटेशंस होते हैं। तो आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इट शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू PR, और इसकी वजह से क्या होगा, ये इंश्योर करेगा कि जो पार्टीज़ को है उनको सीट्स मिले इन प्रोपोर्शनल टू द वोट्स दे गेट। स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए टू इंश्योर कि 1/3 ऑफ वुमेन आर ऑल्सो इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट। रोल ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इलेक्शंस हमारे होते हैं उनके एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट फंड करे। कैंडिडेट्स जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको बाहर कर देना चाहिए कॉन्टेस्ट करने से, और कंप्लीट बैन होना चाहिए कास्ट और कम्युनिटी के नाम पे वोट्स मांगने के लिए, रिलीजियस अपील्स के लिए। और जो भी इलेक्शंस हैं वो ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर में होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड only if the candidates, the parties and those involved in the election process, like voters also, if they agree to abide by the spirit of democratic competition, elections fair और free हो जाएंगे। The people themselves have to be more vigilant.
Therefore, it is necessary that various political institutions and various voluntary organizations बनाए जाएं और वो एक्चुअली वॉच डॉग का काम करें ताकि जो हमारे इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर हो सकें. So I hope we are going slow and steady, and I hope you're enjoying whatever I am doing in my capacity. So if you're enjoying this, if you're able to learn or achieve even one paragraph also, I will be grateful to you guys, and thank you so much. Thank you.